लास्ट क्लास में हमने देखा था अपना लीनियर रिग्रेशन को, जो कि एक सिंगल फीचर के ऊपर हमारे साथ चल रहा था। तो आज उसी को आगे, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम जो है मल्टीपल वेरिएबल्स की रिग्रेशन को देखेंगे। सो मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लूँ, से जैसे लीनियर, जिस तरह हमने सबसे पहले एक एरिया को कंसीडर किया था, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक बेडरूम का भी कॉलम है और एज का भी कॉलम है, देन हमारे पास प्राइस की प्रेडिक्शन है। अब मल्टी वेरिएबल, मल्टी में दो से ज़्यादा जितने मर्जी हों, जितने हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा होंगे उतनी हमारी प्रेडिक्शन इंप्रूव होती है, उतना अच्छा पैटर्न बनाने में उसको फ़ायदा मिलता है। तो आज हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो डाटा हैं उसको हम कैसे डील करेंगे। तो आपने जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला देखा था, उसके अंदर आपने देखा था कि हम जो अपना m के साथ अपनी एम एक्स प्लस बी करते थे, तो एक हमारे पास इंटरसेप्ट लाइन होती थी, एक हमारे पास कोफिशिएंट होता था और हम चेक करते थे। अगर हमारे पास सिंपली एक लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला होता, अगर हमने यहाँ पर एक प्राइस निकालनी होती, तो प्राइस निकालने के लिए हमारे पास सिंपल एक अगर सिंगल फीचर होता, तो हम यहाँ पर करते थे एम एक्स प्लस बी। इसके अंदर x हमारे पास वो वेरिएबल होता था जिसके ऊपर हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा था, जैसे एरिया। अब हमारे पास अगर मल्टीपल कॉलम होंगे, मल्टीपल कॉलम के लिए हमारे पास ज़ाहिर बात है कि डाटा का कंसर्न ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह मेरे पास अब यहाँ पर अगर फार्मूला देखा जाए, एक मेरे पास बनेगा एम एक्स प्लस बी। ये मेरे पास सिंपली किसके लिए था? एक प्राइस के लिए। अगर मेरे पास प्राइस के अंदर कॉलम ज़्यादा होते जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है मैं ये एम एक्स प्लस बी को रिपीट करूँगा जितने नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, जैसे ये, और इनका जो भी आंसर आएगा उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ये सिंपल एक लीनियर रिग्रेशन का है। अब जिसके अंदर अगर आप देखा जाए हमारे पास, इसके अंदर ये जो x है ये जाहिर करेगा एरिया को, इसी तरह ये जो दूसरा x है ये जाहिर करेगा बेडरूम्स को, इसी तरह ये जो थर्ड x है ये जाहिर करेगा एज को, और जो लाइन का हमारे पास कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट्स आएंगे वो हमारे पास यहाँ पर इसके साथ साथ आते जाएंगे। देन इन सारों की कैलकुलेशन फीचर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद कोई एक प्राइस प्रिडिक्ट होगी, जो कि इसके बीच के अंदर हो सकती है या इसके बाद की हो सकती है। मल्टी लीनियर के अंदर हम इस तरह अपना जो कॉलम्स के होते हैं उनको हम बढ़ा लेते हैं। ओके, मशीन लर्निंग के अंदर एक चीज़ और है, जिस इसको कभी कभार कुछ लोग वेरिएबल्स कहते हैं, इसको फीचर्स भी कहते हैं, और डिफरेंट तरीके हैं। अगर तो आप स्टैट की बात करेंगे, स्टैटिकल की, तो उसको वेरिएबल कहा जाता है, लेकिन मशीन लर्निंग की ज़बान में इसको फीचर का वर्ड कहा जाता है कि ये फीचर्स हैं। इसी तरह हमारे पास इसको कहा जाता है y, ये होते हैं हमारे पास x। फीचर्स जो होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी इनका नाम है। ये मैं आपको नाम इसलिए ज़्यादा के बता रहा हूँ ताकि कभी मैं अगर बोलूँ तो आपको पता हो। इसी तरह ये डिपेंडेंट है। हमारे पास फीचर्स x और इंडिपेंडेंट एक चीज़ है, y और डिपेंडेंट हमारे पास एक चीज़ है। इसके साथ जो m हमारे साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमारा आपको पता है कोफिशिएंट, और b हमारे पास इंटरसेप्ट की एक लाइन है। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास इस डाटा को मैं लोड करूं, अब मैं डायरेक्टली अब अपने कोड में आता हूं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी जी हो रही है। मैं यहाँ पर अब एक फाइल न्यू नोटबुक बनाता हूँ और सिलेक्ट करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं 2_ मल्टी लीनियर LR। ओके जी। अब जो कि हमारे पास पुरानी चीज़ें थी उनको पहले मैं एक दफ़ा इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पांडास एस PD। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा इंपोर्ट numpy
एज NP। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा लीनियर मॉडल, अगर हमने इस पे लगाना है फ्रॉम sklearn import लीनियर मॉडल। ठीक है जी, ये तीन तो वही लाइब्रेरीज होगी। नाउ आई जस्ट रीड दिस डाटा सेट df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। सो ये CSV मेरे पास डाटा के अंदर इस नाम से पड़ी हुई है। सो डाटा डॉट CSV, और ये जो सारी चीज़ है ये मेरे पास चली जाएगी इसके अंदर। सो मैं इस DF को रीड कर लूँगा तो वही जो एक्सेल मैंने खोली थी वो हमारे पास रीड होकर आ गई है यहाँ पे। सो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर ये एक NaN भी है, इसको भी हम साथ ही डील कर लेते हैं। इसके लिए हम ट्रेडिशनल इंपोर्ट मैथ करते हैं और इसका मीडियन लेते हैं, मीडियन अंडरस्कोर बेडरूम्स इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर और DF डॉट बेडरूम्स डॉट मीडियन। सो ये मैंने ट्रेडिशनल अपना जो सिंपल पाइथन के कोड है उससे मैंने इसका मीडियन ले लिया। सो मेरे पास इसका मीडियन 4 आ गया है इस सारे डाटा का। सो मैं अब इसको फिल आउट करता हूँ, DF डॉट बेडरूम्स डॉट फिल NA मीडियन उसी वैल्यू के साथ जो मैंने निकाला है। सो ये मेरा 3200 पे फिल हो गया है। सो मैं इसको इज इक्वल टू भी कर देता हूँ, DF डॉट बेडरूम्स इज इक्वल टू। ठीक है जी, नाउ अब DF को हम कॉल करते हैं। सो जो ये मेरा मीडियन था 3200 में वो यहाँ पर फिल आउट हो गया। तो ये तो आगे हम जब कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम ज़रा मैच्योर लेवल की डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। सो इस तरह का छोटा मोटा जो डाटा प्री प्रोसेस है वो तो हम कर ही लेते हैं। सिंपल में एक रेक का मॉडल आता हूँ, रेक इज इक्वल टू लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है जी। सो मेरे पास रेक का मॉडल रजिस्टर्ड हो गया जी, हो गया मेरे पास रजिस्टर्ड। नाउ फिट करना है अब हमने इसकी ट्रेनिंग के फीचर्स को, रेक डॉट फिट DF इसके अंदर अब हमने अपने सारे कॉलम के नाम देने हैं। सो मेरे पास मल्टीपल कॉलम में एक लिस्ट दे देता हूँ। इसमें एक मेरे पास एरिया है, कॉमा बेडरूम्स हैं, कॉमा एज है। ठीक है जी, और किस किस साथ हमारा जो डिपेंडेंट डी डॉट प्राइस। सो प्राइस हमारा वाई पर आ गया है। सो ये मॉडल हमारा उसके लिहाज से ट्रेन हो गया है। सो अब मैं प्रिडिक्शन से पहले डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट फाइंड कर लेता हूँ ताकि सो रेक डॉट COEFI जो उसने कोफिशिएंट बनाया है अपना, तो उसने मुझे ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ दे दी हैं। आपको बताया MX 3 फीचर हैं तो हर किसी के साथ हमारे साथ कोफिशिएंट की वैल्यू आती हैं। सो इसी तरह मैं सर ये इसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है? जी हो सकता है। XY एक्सिस के अंदर आपके पास यहाँ पर डाटा आया हुआ है तो सो जो आपका माइनस में जाएगा X वो आपका कोफिशिएंट में चला जाएगा। रेक डॉट इंटरसेप्ट भी अब हमने फाइंड कर लिया, जो +B हमारे पास सारों के साथ एंड में एक इंटरसेप्ट आता है। सो अब मैं यहाँ पर कोई एक प्रिडिक्ट करके देखता हूँ, रेक डॉट प्रिडिक्ट। आपने हमेशा यहाँ पर 2D अरे देनी है तो ये मैं 2 डाल रहा हूँ। और अब मैं इसको अपने फीचर्स दूंगा कौन कौन से, एरिया, बेडरूम और एज। सो
एक में दे देता हूँ 3000, एक में देता हूँ 3 और एक में देता हूँ 40। ठीक है। सो इसने मुझे एक ये वैल्यू दी 498408। सो ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है, इसको मैं अब अपने इंटरसेप्ट के साथ एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ कि वो मेरे साथ सही चली है या नहीं। सो पहली वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा फार्मूला लिख दूँ ताकि ये कि मुझे भी आसानी हो आपको भी। सो जो हमने बनाया था एम एक्स प्लस बी, सो अब प्लस बी जो है वो हमारे पास नहीं चलेगा। ओह सॉरी, एम एक्स प्लस बी अब नहीं हम लिख रहे क्योंकि एम एक्स प्लस वन एम एक्स एम एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एम एक्स टू मल्टीप्लाई बाय एम एक्स थ्री और प्लस बी हमारे पास सारा आएगा, तो ये हमारे पास एक प्राइस आएगी। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पर देख के लिखूं तो मेरे पास एक आता है यहाँ से। मेरे पास यहाँ से एक ये वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपने फर्स्ट वाले एक्स के साथ। देन प्लस मेरे पास दूसरा आ गया है ये, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपने दूसरे के साथ, सॉरी 3 के साथ। प्लस मेरे पास जो थर्ड आया है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपने थर्ड वैल्यू के साथ। इसका क्या आंसर आया मेरे पास 277। ये इस वैल्यू के अंदर मैं अपना इंटरसेप्ट लाइन को प्लस करता हूँ। 498408 मेरी इस तीर की वैल्यू है जो मेरे प्रिडिक्शन के मॉडल ने भी निकाली है। देख रहे हैं 498408 एंड 49408। ये इस तरह हमारे पास कोफिशिएंट की जितनी भी लाइनें आती हैं ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। इसकी प्रेडिक्ट के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ चेंज करके अपना जो मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है वो हम लगा सकते हैं, ताकि ये है कि हमारे पास ये चीज़ें बिल्कुल एक सिमेट्री लेवल के अंदर हमारे पास चलें। सर ये बता सकते हैं थोड़ा सा कि कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट है क्या? कोफिशेंट और इंटरसेप्ट अभी स्टार्ट में जिस तरह मैंने जो फार्मूला बताया था लीनियर का, एम एक्स के अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं उस तरह ये एक लीनियर की एक लाइन आती है। अगर आपको मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन का बताऊं तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास सिंपली डाटा पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन लगनी होती है जिसके अंदर ये चीज़ें हम देखते हैं। इंटरसेप्ट एक वो लाइन होती है कि इस पॉइंट के ऊपर वो डाटा पॉइंट्स को क्रॉस आउट कर रहा है और उस कोफिशिएंट की वैल्यू के थ्रू वो जो क्रॉस आउट करता है जिसको स्लोप कहते हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट में आ जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर दूं आपको, एक मिनट, ताकि यह है कि आपको और ज़रा इजीली समझ आए। मैं यहाँ पर ही ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे एक x और y है और यहाँ पर मेरे पास y है, ये मेरे पास x है।
सो इसके ऊपर एक्स और वाई में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो मेरे पास ये एरिया है और यहाँ पर मेरे पास प्राइस है। सो एरिया और जो भी प्राइस है इसके डिफरेंट पॉइंट्स लगे हुए होंगे इस तरह। इसके अंदर एक रिग्रेशन लाइन है जो कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग के टाइम के ऊपर डिफरेंट लाइंस लगा रहा होता है। वो एक लाइन इधर से लगाएगा तो देखेगा जी ये पॉइंट इससे बहुत दूर है, ठीक है। देन वो फिर जब इस तरह डिफरेंट लाइंस को ट्राई कर रहा होता है तो एक लाइन वो इस तरह की लगाएगा जिसके अंदर मेजॉरिटी पॉइंट्स का एरर कम होता जाएगा और जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो दूर ख़त्म होते जाएंगे। सो इस तरह की जो ये लाइन ऑफ स्लोप है इसको हम कहते हैं ये आपकी स्लोप की एक लाइन है और ये जितने पॉइंट्स को इंटरसेप्ट करके जा रहा है ये उसकी वो वैल्यू है कि यहाँ पर ये यहाँ से इंटरसेप्ट होकर जा रहा है। सो जो अब सिंपल रिग्रेशन का फार्मूला बनता है वो y इज इक्वल टू, ये कोई भी प्राइस है m x प्लस b। सो ये जो b है ये आपकी वो इंटरसेप्ट की लाइन की वैल्यू है कि इस पॉइंट पर ये इंटरसेप्ट करता हुआ जा रहा है और जो आपके पास ये है ये उस रिग्रेशन की स्लोप की लाइन है जिसको आप कोफिशिएंट भी कहते हैं लेकिन इसका प्रॉपर वर्ड है रिग्रेशन स्लोप। सो ये इस तरह इसकी पीछे से इंट्यूशन चलती है लेकिन मैं ज़्यादा आपको इसकी मैथमेटिकल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि फिर ये कंप्यूटर साइंस का टॉपिक बन जाएगा, फिर ये थ्योरी है आपने इसको करना है। तो इसको एज अ डाटा साइंस रखें कि हमने बस ये मॉडल डिप्लॉय करके ट्रेन करना है। सो ज़्यादा इसके फ़िलहाल इंट्यूशन में ना जाएं। सो जब ये चीज़ें हमारी थोड़ी सी आगे जाके और क्लियर हो जाएंगी देन फिर हम ज़रा इसके अंदर एक एल्गोरिदम को हम बैकएंड से उसकी इंट्यूशन खोल के देखेंगे कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब हमारे पास ये एक तो हो गया है। इसके अंदर मैंने आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर रखी है, अगर देखी जाए हायरिंग CSV। ये अब आपने अपने तौर पे एक इसकी प्रैक्टिस करनी है एज असाइनमेंट कि आपके देखें आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट स्कोर आ रहा है, यहाँ पर इंटरव्यू आ रही है और सैलरी आ रही है। तो आपके पास मल्टीपल कॉलम है। सो मल्टीपल कॉलम के अंदर जाहिर बात है कुछ आपके यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, इसको आपने हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी हर्डल ये है कि देखें एक्सपीरियंस हमारे पास 5, 2, 7, 3, 10, 11 इस तरह आ रहे हैं। सो जो भी रिग्रेशन है ये स्टैटिकल एल्गोरिदम और ये न्यूमेरिकल या फ्लोट वाला डाटा लेते हैं। सो इस डाटा को आपने करने के लिए इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूँ। या तो आप ट्रेडिशनल पाइथन का यूज़ कर लें, नहीं तो आप एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं वर्ड टू नंबर वाला। आप खुद भी अपना लिख सकते हैं कोड। ये एक पिप है, आप ये इंस्टॉल कर लें वर्ड टू नंबर। सो इसके अंदर आपने इसको यूज़ करके जिस तरह से 2 पॉइंट दिए तो उसने 112 कर दिया। इस डाटा से आपने अपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने इसकी सैलरी को प्रेडिक्ट करना है। सो ये एक आपकी छोटा सा है क्योंकि अगर इसको आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेज करेंगे देन आपको चीज़ की समझ आएगी। इसलिए डायरेक्ट आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जंप नहीं करना। एंड ऑफ द डे हम इस पर एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे कंप्लीट और उसको डिप्लॉय भी करेंगे। लेकिन ये है कि इस मौके के ऊपर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ना ज़रा खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना। देखिए मॉडल हमारे पास बन गया है। मैं अगर ये नोटबुक बंद कर दूंगा तो ये मेरे पास मॉडल की कोई रियूजिबिलिटी नहीं है। मैं आऊँगा दोबारा ट्रेन करूँगा। तो जब मॉडल हमारे पास बहुत बड़ा हो जाता है, मॉडल जब हमारे पास बहुत बड़े से मुराद ये है कि हमारे पास मिलियन ऑफ रो का मॉडल बन जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास की ज़रूरत होती है कि हम इसको यूज़ करें, सेव कर लें, इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर लें। सो इसके लिए हमारे पास सेव एंड लोड मॉडल का ऑप्शन आता है कि हम इसको जिस तरह हमने हार्ड डिस्क है उसके अंदर हम सेव भी कर लें और इसको हम लोड भी कर लें। सो ये हमारे पास एक ऑप्शन होती है सेव और लोड मॉडल की जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं।
एक तो हमारे पास आती है यहाँ से उसको हम कहते हैं पिकल। दूसरी हमारे पास आती है जॉब लिप। सो ये आज दोनों देखते हैं कि हम ये किस तरह मॉडल को सेव कर सकते हैं। पिकल एक फॉर्मेट है डाटा का कि अगर वो मॉडल उस तरह पड़ा रहेगा तो ये मॉडल आपका ट्रेडिशनली सेव हो जाएगा उसके पास, और इसको फिर आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। सो ये मॉडल को अगर आपने अपनी इस तरह हार्ड के ऊपर या किसी एक सोर्स के ऊपर रखना हो तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक लाइब्रेरी है जो कि आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे हम ये मॉडल बन गया, मैं यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट PICKLE पिकल। ठीक है जी, इसको मैंने इंपोर्ट किया। सो अब मैं सबसे पहले इस मॉडल को राइट करूँगा अपनी ड्राइव के ऊपर। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विद ओपन किस नाम से मैंने सेव करना है, मॉडल अंडरस्कोर पिकल, कॉमा इसके अंदर फॉर्मेट कौन सा है, राइट बाइट्स, तो WB लिख देते हैं एज F, और इसको मैं एज अ इस तरह F के थ्रू करूँगा। सो इसको मैं कहता हूँ पिकल PICKLE पिकल डॉट डंप, मतलब इसका बाइनरीज को डंप करो। और ऊपर मेरा मॉडल पड़ा हुआ है आई थिंक रैक के अंदर, रैक डॉट फिट किया था ना हमने। सो मॉडल हमारा रैक के अंदर आ गया है। जो मॉडल का नाम है, सॉरी इधर आएगा रैक, जो मॉडल का नाम है कॉमा F। ये मैं देखता हूँ अपने इधर जाके। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास 1 KB का मॉडल आ गया। इसको मैं अगर ओपन करने की कोशिश भी करूँगा ना तो ये बाइनरीज हैं, ये इस तरह खुलेंगी। आप थोड़ा बहुत आपको पढ़ा जा रहा होगा, देखें फिट डॉट इंटरसेप्ट, लेकिन ये ज़्यादातर इसने यहाँ पर इसकी बाइनरीज को सेव किया है। वैसे देखा जाए तो ये आपको नोटबुक बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ से देखें 1 KB के साइज़ के ऊपर ये हमारे पास मॉडल लोड हो गया है। नाउ इस मॉडल को अब मैं रीड करूँगा और फिर इससे प्रिडिक्शन करूँगा विदाउट ट्रेनिंग। मैं विद ओपन, वही है मॉडल डॉट पिकल, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। मॉडल डॉट पिकल अब RB है, पहले राइट मोड था अब रीड मोड है, एज F। मैं इसको एक MP में सेव कर रहा हूँ, पिकल डॉट, पिछली बार हमने डंप किया था, यहाँ पर अब लोड करेंगे और F। अब MP के अंदर मेरा मॉडल आ गया है, पिछली दफ़ा रैक में पड़ा था। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ MP डॉट प्रिडिक्ट। MP डॉट प्रिडिक्ट के अंदर मेरे पास अगर देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स का कॉलम था, तो मैं भी 3 का ही दे देता हूँ। ये जो वो वैल्यू हमारे उस मॉडल ने सेव की हुई थी वो ही है। तो अब हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटबुक को रीसेट भी करेंगे तो आप बस यहाँ से कोड अगर स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज करते जाएं। मॉडल हमारे पास जो है वो उस लिहाज से जो ट्रेनिंग की आउटपुट है उसको दे सकता है। ये एक तरीका था हमारे पास मॉडल को सेव करने का, जो कि हमें पिकल देता है। इसी तरह हमें एक साइकिड लर्न जॉब लिप के थ्रू भी मॉडल सेव करने का तरीका देता है। इसको मॉडल प्रेसिडेंस कहते हैं। ये अगर आप मैं इसकी उस पर डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं तो ये आपको बहुत इजीली यहाँ से पता चल जाएगा कि जी हमारा मॉडल यहाँ पर कैसे इस चीज़ को यूज़ कर लेता है। ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक पिकल का और एक जॉब लिप का भी तरीका है। जॉब लिप का तरीका अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर अगर पढ़ें तो वो यही बता रहा है कि अगर आपकी अरे का साइज़ लार्ज नंपाई अरे हैं जो जॉब लिप ज़्यादा आपको सूटेबल उस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको यहीं पर हम खुद भी ट्राई कर लें तो सिंपली सेम चीज़ है, वो साइकिड लर्न की ये जॉब लिप लाइब्रेरी है। अगर वो यूज़ करना फ्रॉम sklearn डॉट एक्सटर्नल्स
import job lib। ठीक है जी। अब उसके अंदर हम डंप करते थे, तो इसके अंदर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जॉब लिब डॉट डंप मॉडल का नाम कॉमा मॉडल किस नाम से सेव करना है। सो ये मेरे पास है मॉडल अंडरस्कोर जॉब लिब। जॉब लिब इज नॉट डिफाइंड, वाई। एक्सटर्नल्स इंपोर्ट, आई थिंक ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मेरे पास अभी इंपोर्ट ही पे नहीं आया। ओके, जो मैं तरीका कर रहा था वो पुरानी पाइथन के अंदर था, पुराने साइकिल रन में था। अब साइकिल रन मैंने जो आपकी ट्यूटोरियल के लिए किया है वो अपडेटेड है, तो उसके अंदर ये नहीं इस तरह चल रहा था। सो डायरेक्टली अब आप डंप यूज़ करेंगे। सो ये आपका डायरेक्टली डंप हो गया। सो यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया हुआ है। लोड करने के लिए भी आप सिंपली किसी एक मॉडल में इसको इस तरह लोड भी कर सकते हैं। सो ये सेम चीज़ है कि जो आपका मॉडल है वो यहाँ पर इस तरह डायरेक्टली लोड हो जाएगा। सो ये मेरे पास अब जॉब लिब वाला मॉडल भी आ गया है। सो इसकी भी देखा जाए तो ये वही उस तरह बाइनरीज होती हैं जिसको हम इस तरह यूज़ कर लेते हैं। सो ये जो जॉब लिब आ गया है मॉडल हमारा, अगर इसको मैं डायरेक्ट CLF डॉट प्रेडिक्ट का फंक्शन लगाऊं और वही हम इसको अरे दे देते हैं। सो ये दोनों तरीक़ों से, क्योंकि अभी डाटा हमारे पास बहुत छोटा है, सो इसलिए अभी हमें कोई इतना कोई कंसर्न फ़र्क नहीं है कि जी आप जॉब लिब से यूज़ करें या उससे यूज़ करें। सो जॉब लिब हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये है कि पिकल को तरजीह देंगे, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग स्टेज है उसके ऊपर वो कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं, आपने कभी कभार डाटा देखा होगा, अभी मैंने आपको एक जिस तरह छोटा सा मैंने बताया कि आप टेक्स्ट टू वर्ड्स के अंदर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसी तरह डाटा हमारे पास कभी कभार कैटेगोरिकल डाटा आ जाता है, यानी कि उसके अंदर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती। जैसे हमारे पास ये इस तरह का डाटा है। सो अगर ये डाटा देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर कैटेगोरिकल टाइप का डाटा है। ये जो हमारे पास डाटा है इसमें देखें इंग्लिश के अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं। सो ये एक टाउन है, जैसे मॉनरे टाउनशिप है, वेस्ट विंसन है और रॉबिन्सविल है। सो इस तरह के मॉडल को हम डायरेक्ट ट्रेन में नहीं ला सकते, क्योंकि ये हमारे पास टेक्सचुअल है और उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चेंज करना होता है। सो ऐसे डाटा को हम कहते हैं ये कैटेगोरिकल डाटा है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो इस डाटा को हमने देखें चेंज किया है इस तरह कि जहाँ पर सेम वैल्यू थी उसकी जगह हमने 1 लगा दिया। इसी तरह हमने जहाँ पर दूसरी वैल्यू सेम थी 2 लगा दिया, सिंपल जैसे हम डेटाबेस के अंदर प्राइमरी कीज़ का कुछ करते हैं। इसी तरह थर्ड वैल्यू के अंदर हमने 3 लगा दी, सॉरी फॉरेन कीज़ जो बनाते हैं ना। सो अब अगर ये मैं 1, 2 और 3 लगा दूँ ना, सो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें मशीन लर्निंग मॉडल चलता है नंबर्स के ऊपर। तो जो पैटर्न बना रहा होगा ना, तो वो पैटर्न इस तरह बनाएगा कि जो ये 1 है ये लेस देन है 2 से और 2 लेस देन है 3 से, या इस तरह कर लें अगर 3 सबसे बड़ा है उसके बाद 2 बड़ा है और फिर 1 बड़ा है, तो वो रॉबिन्सविला को ज़्यादा वेटेज देगा इनकी प्राइस से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके टाउन के अंदर 3 पड़ा हुआ है। सो ऐसे अगर हम अपने मॉडल को कन्वर्ट करते हैं कैटेगरीज के अंदर, तो हमें कोई वेटेज उसके डाटा के लिहाज से देनी पड़ती है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर 1, 2, 3 दे दूंगा तो ये उसको एज अ कंसीडर करेगा कि जी
जो मॉर्निंग टाउनशिप है वो 1 है और वो उससे लेस देन है, तो उसके लिहाज से पैटर्न देखा तो देखा जाए तो टाउन का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है प्राइस के ऊपर, अभी तो हमें उसका पता ही नहीं है। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं जहां पर कोई रैंक फॉलो ना कर रहा हो, यानी कि कोई छोटा बड़ा दूसरे से ना हो, तो हम इसको कहते हैं, ये कौन सी कैटेगरीज हैं, ये नॉमिनल कैटेगरी है। ठीक है जी, ये हमारे पास नॉमिनल कैटेगरी है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहां पर कोई डिग्रीज का डाटा होता, जैसे कि मैं कहता कि जी ये जितना भी डाटा है सारा, ये बीएस वालों का एक टाउन है उसका है, ये डाटा है ये सारा एमएस वालों का है, ये डाटा सारा पीएचडी वालों का है। तो अब देखा जाए, अब ग्रेटर और वो, अब ये वाला काम बिल्कुल आपका एक्यूरेट हो गया है। क्या देखें जी, पीएचडी का जो रैंक है वो मास्टर से बड़ा है और मास्टर का बीएस से बड़ा है, तो ऐसा डाटा जिसके अंदर आप ग्रेटर देन और उसकी रैंक को फॉलो करें, इसको कहते हैं ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है, नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं होता। सो इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये मैंने आपको चीज़ बता दी है कि जिस तरह मॉडर्न टाउनशिप एज इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन का मशीन लर्निंग मॉडल डिसाइड करता है वैल्यू पैटर्न उसके ऊपर। अभी देखें ये हमने बताया, तो जो अभी हम जिस हमारा डाटा ये वाला बन रहा है, इसकी और एग्जांपल है मेल फीमेल, इसके अंदर भी कोई रैंक नहीं है, मेल फीमेल से बड़ा नहीं है या फीमेल मेल से नहीं है। इस तरह रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर हैं, तो ऐसे इस टाइप का डाटा आएगा तो उसको कहेंगे ये कैटेगोरिकल डाटा है, लेकिन नॉमिनल कैटेगरी का। अगर आपके पास ग्रेजुएट मास्टर हाई मीडियम लो सेटिस्फाइड न्यूट्रल डिससेटिस्फाइड इस तरह का डाटा आएगा जहां पर साफ देखा जा सकता है, तो वो हमारे पास ऑर्डिनल डाटा। और दोनों डाटा को डील करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीका है, और इस तरीकों को हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। यहां पर मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऐसे डाटा को डील करने के लिए एक बहुत मशहूर यूज होता है जिसको कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। सर एक सवाल पूछना था कि जितनी भी चीज़ें हम ये जिस तरह वन हॉट इनकोडिंग है, डॉट फिट है, डॉट ट्रांसफॉर्म है, इसके पीछे की जो मैथ है वो हमारे लिए एज अ डेटा साइंस में मतलब जो काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग के ऊपर, इसको समझना क्या ज़रूरी है, या फिर चूंकि हम आगे जाके जब काम कर रहे होंगे इन चीज़ों के ऊपर तो हमें कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि अब इस वक्त हमें वन इनकोडिंग यूज़ करनी है, कब फिट करना है, कब डॉट ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये सब आप किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी? आपने सिर्फ यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखना है कि कौन सी चीज मैं कहां लगा रहा हूं, आपने फिलहाल सिर्फ उसी को फॉलो करना है, उसकी इंट्यूशन नहीं जाना। अब आपको पता है कि जब मैंने ट्रेन करना है तो मेरे पास एक्स होने चाहिए वेरिएबल, और उस पर मैंने फिट लगा देना तो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन पीछे फिट मेथड उस एल्गोरिदम, जारी बात है आपको लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन पीछे इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट और स्लोप के ऊपर काम करता है, तो अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एमएस या पीएचडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, उसके अंदर पूरे एमएस या पीएचडी में किसी एक एल्गोरिदम को पकड़ के उसको इंप्रूव करते हैं तो हमारी पूरी पीएचडी या एमएस निकल जाता है। क्या फर्क करें, मैं लीनियर रिग्रेशन को इंप्रूव कर रहा हूं, उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा हूं, क्या आपके पास मल्टीपल वेरिएबल होंगे, मेरा लीनियर रिग्रेशन अच्छा परफॉर्म करेगा। वो एक लंबा काम है, लेकिन एज अ डाटा साइंटिस्ट आपने कोई नया एल्गोरिदम नहीं बनाना होता, आपने बने बनाए एल्गोरिदम को थोड़ा सा फाइन ट्यून करके नए डाटा पे चलाना होता है। ये दो अलग चीजें हैं। अगर तो आप रिसर्चर एमएस पीएचडी कर रहे हैं, फिर आपने डाटा पुराना ही लेना है और एल्गोरिदम नया बनाना है, तो ये आपकी रिसर्च है। नहीं तो जो एज अ डाटा साइंटिस्ट है, आपके पास एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, आपने नए डाटा पे अप्लाई करके उसके अंदर से पैटर्न निकालना है। ये अब आप जिस तरह आप वन हॉट इनकोडिंग किस तरह लगेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वन हॉट इनकोडिंग लगाने के लिए आपके पास कैटेगोरिकल डाटा होना चाहिए। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरीज बनी होनी चाहिए। फिर कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए ये आप देखेंगे, डाटा को थोड़ा समझेंगे, क्या कैटेगरी एक दूसरे से रैंक में कोई फर्क कर रही है, मतलब कोई ग्रेटर देन स्मॉलर देन का कोई कॉन्सेप्ट है, या ऑर्डिनल कैटेगरी है नॉमिनल कैटेगरी है। तो वो अब आपको ये चीज बताएगी कि अगर तो कोई कैटेगरी एक दूसरे से
रैंकिंग में ऊपर नीचे नहीं है, प्योरिटी में ऊपर नीचे नहीं है, सीक्वेंशियल में ऊपर नीचे नहीं है, तो भी नॉमिनल है। तो उसके लिए हम क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर ऑर्डिनल है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीका है। सो क्लियर है सर? ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास सबसे पहले एक चीज आती है जिसको वन हॉट इनकोडिंग और गेट डमीज, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, आपने इसको देखना है। एक है हमारे पास गेट डमीज, दूसरी है हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है जी। सो ये अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक जो हमें ये जो चीज मिलती है फर्स्ट वाली, ये हमें पांडास प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें साइकिल प्रोवाइड करता है। सो ये दोनों तकरीबन सेम चीज है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है एक -1 का, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब जो गेट डमीज है, जहां पर आपके पास जहां पर आपके पास ये नॉमिनल डाटा है, उसके लिए आपने डमीज लगानी है। और जहां पर तो आपके पास ऑर्डिनल डाटा होगा, ऑर्डिनल में तो ऑर्डर लगाने का आपको बता दिया 1 2 3, तो वो तो हम एक मैं आपको छोटा सा कोड बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पर 1 2 3 उसको फिल आउट कर देगा। और जो सिंपली रैंक के ऊपर आपका डाटा फिल करके देगा, उसको हम कहते हैं लेबल इनकोडर। ठीक है। सो अब आपने याद रखना है, अगर तो मैंने डाटा लेके जाना है ये वाला, इस तरह का डाटा बनाना है जिसके अंदर ऑर्डिनल है, तो भाई मेरा तो लेबल इनकोडर चलेगा। लेबल इनकोडर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक एक वैल्यू साइन कर देगा 1 2 3 4 इंक्रीमेंटल ऑर्डर के अंदर। लेकिन ये हमारा नॉमिनल डाटा नहीं, ये हमारा सॉरी नॉमिनल डाटा ऑर्डिनल डाटा नहीं है। ऑर्डिनल डाटा होगा तब हम लेबल इनकोडर लगाएंगे, क्योंकि अगर यहां पर कोई हाई लो मीडियम होता तो फिर 1 2 3 से ही था। तो ये आपने याद रखना है, जहां पर आपका ऑर्डिनल डाटा होगा वहां पर लेबल इनकोडर लग जाएगा। अब ये हमारे पास ऑर्डिनल डाटा नहीं है, ये नॉमिनल डाटा है। नॉमिनल डाटा की एक एग्जांपल है। सो नॉमिनल डाटा के लिए अब हमारे पास क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, या तो आप गेट डमीज लगाएं या वन हॉट इनकोडर लगाएं, जो कि दोनों सेम है। आपको बता दिए, एक पांडास देता है, एक साइकिल लर्न देता है। सो जिस तरह अभी आपने पिकल के अंदर भी मॉडल सेव किया जो कि इंपोर्ट पिकल के थ्रू हो गया था, एक आपने जॉब लिप के भी थ्रू जो सेकंड लर्न ने किया। क्योंकि हम दोनों लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं तो दोनों की आपको अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैं बता रहा हूं। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है। अब देखें जी, इसने जो डमीज हैं वो बनाई कैसे हैं। ये वाला कॉलम तो हम डिलीट कर देंगे, तो एक्चुअल ट्रेनिंग में मेरे पास ये कॉलम जाना चाहिए, और इसके अंदर से ये मेरे पास y होगा, ये मेरे पास x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये x4 होगा। सो इसने क्या किया, एक एक कॉलम जो इसके अंदर यूनिक थे, जिस तरह इस सारों में एक ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, इस तीनों के कॉलम तैयार कर दिए, डमीज बना दी। जहां पर मॉनरेल टाउनशिप है उसको इसने 1 कर दिया और बाकी सारों को 0 कर दिया। जहां पर वेस्ट विंसन था इसने उसको 1 कर दिया और बाकी सारों को 0 कर दिया। जहां पर रॉबिन्स विला था इसने इसको 1 कर दिया और बाकी सारों को 0 कर दिया। ये इस गेट डमीज बनाने का तरीका है सिंपली, और ये हमने कोई खुद नहीं बनानी, इसका भी एक कोड है पांडास का। सो ये उसको ऑटोमेटिकली बना देता है। ओके, जो हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग होगी वो भी यही चीज बनाएगी, वो आपके सिंपल के इस तरह के कॉलम के नाम रख देगी। सो ये अब आपने याद रखना है कि ये हमारे पास गेट डमीज किस तरह बन रही है। ओके, अब एक छोटा सा फर्क है जी, वन हॉट इनकोडिंग और डमीज में फर्क क्या है।
देखें जो डमीज है ना ये n-1 पे चलती है और वन हॉट कोडर n पे चलती है। अब n-1 कितना है, देखें कितने यूनिक कॉलम थे, 3, 1 2 3, ठीक है। सो जब हम गेट डमीज बनाते हैं तो गेट डमीज ये एक जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसर्न है जिसको इन दोनों में इसका फर्क रखा गया है, वरना आप ये काम दोनों तरीकों से ही कर सकते हैं। देखें अगर इसके जो पांडा की गेट डमीज हैं वो ये कहती है कि आपने जितनी भी डमीज बनाई हैं उसमें से आखिरी डमी को आप डिलीट कर दें। वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि इन दो डमियों से आप तीसरी डमी भी निकाल सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर जा रहा है जो कि रिपीटेड फीचर है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर तो मेरे पास मॉन्ट्री टाउनशिप 1 है और बाकी सारे 0 हैं तो मुझे पता चल जाएगा ये मॉन्ट्री टाउनशिप है। लेकिन अगर इसके आगे वाले भी 0 हैं और जिसके अगेंस्ट 1 है इसके आगे वाले भी 0 हैं तो इससे आपका वेस्ट विंडसन भी निकल जाएगा। तो ये एक बिल्कुल n-1 का वो बनाया हुआ है, लेकिन अभी आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं ताकि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि जी मेकिंग गेट डमीज और वन हॉट इनकोडिंग तो सेम चीज है। सो अभी हम 3 ही रखेंगे, लेकिन ये आगे जाके मैं आपको जब वन हॉट इनकोड पे बताऊंगा तो ये एक हमें निकालना पड़ेगा जिससे हमारी प्रेडिक्शन इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर ये तीनों रखेंगे ये रिपीटेड वैल्यू है। देखें इसके अंदर कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके 0 और इसके 0 अगर हम देखें तो ये हमारे पास उस डाटा की रिपीटेशन में जाते हैं। ऑल्दो कि 0 कम है लेकिन ये हमारे पास एक फीचर को एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो इसको डील करने के लिए वन हॉट इनकोडिंग क्या करता है, वन हॉट इनकोडिंग सारे रखता है और जो पांडा की गेट डमीज हैं वो उस डमी को एक रिड्यूस करता है। अब इसकी जरा हम एक इधर आ जाती हैं। मैं यहां पर फाइल एक न्यू बनाता हूं। सिलेक्ट आगे लें जी, अब डमीज आ गई हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट पांडाज एज, इसको बंद कर दें, एज पीडी। अब मैं df डॉट df सॉरी इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। सो मैं यहाँ से डाटा में जाता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है जी, ये मेरे पास डाटा आ गया। सो मेरे पास जो सिंपली डाटा है, सो सिंपली डमीज के लिए हमें पांडाज प्रोवाइड करती है। मैं अगर यहाँ DUMMIES डमीज लिखूँ इज इक्वल टू PD डॉट गेट डमीज का मेरे पास मेथड है और इसके अंदर मैं दे देता हूँ DF डॉट टाउन। नाउ मैं डमीज को प्रिंट करता हूँ। ओहो, सो देख रहे हैं इसने मुझे अभी बूलियन के अंदर ट्रू फॉल बता दिया है जो 1-0 में आपको बता रहा था। सो अगर आपके पास कोई पुराना पांडाज इंस्टॉल है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको 1-0 कर देगा, लेकिन ये नया वर्जन है इसके अंदर हमें इसकी डी टाइप साथ देनी पड़ेगी कि इंटीजर के अंदर अभी लेके चलो। सो ये अब हमारे पास उसने इसकी डमीज बना दी हैं। मैं क्या करूंगा, अपने पुराने डाटा फ्रेम को इस डाटा फ्रेम के साथ मर्ज कर देता हूँ। एक डमीज का डाटा फ्रेम बन गया, एक दूसरा बन गया। तो वो जो आपको मैंने मर्ज के लिए कॉनगैट वाला आपको एक मेथड बताया था तो उसी से यूज करते हैं। मैं एक मर्ज का बनाता हूँ, मर्ज इज इक्वल टू pd डॉट कॉनकैट df कोमा डमीज। और कैसे करना है कि हमने कॉनकैट करना किस तरह उसको बताना है कि इसके आगे आके इधर लगाओ।
तो इसके लिए आपको याद है हमने एक्सिस वाला एक काम किया था कि उसको हमें एक्सिस बताना पड़ता है कि कॉलम वाइज है कि रो वाइज है। सो मैं यहाँ पर एक्सिस 10 में बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर CLU कॉलम्स के नाम से भी इसको बता देता हूँ। सॉरी, ये जाएगा इससे बाहर। लें जी, ये मेरे पास आ गया है कॉलम। तो मर्ज्ड डाटा फ्रेम मेरे पास, ये मेरे पास उसकी जितनी भी डमीज थी वो उसके आगे आके इंसर्ट हो गई हैं। ये दो डमीज थी वो हमारे पास बन गई हैं। मैं यहां से एक फाइनल बना रहा हूं। अब मेरे पास एक फाइनल की डमी है जिसमें मैं मर्ज्ड वाले में से ड्रॉप कर दूंगा अपने मर्ज्ड डॉट ड्रॉप, क्या करूंगा, टाउन, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए अपनी ट्रेनिंग के अंदर, कॉमा। अब जो मैंने आपको बताया था कि इस डाटा की रिपीटेशन से बचने के लिए हम इस फीचर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहां पर इंक्लूड भी कर सकते हैं। मैं आपको n-1 वाला तरीका बता रहा हूं। चाहें तो आप ये वाला कॉलम वेस्ट विंडसन भी यूज कर सकते हैं, वो भी जब मैं आगे जाके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूं ताकि ये कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर मैं अब इसकी ड्रॉप का कॉलम आ जाऊं तो फाइनल मेरा ये छोटा सा एक बन जाएगा डाटा फ्रेम। ठीक है जी। अब इन दोनों से वो तीसरी डमी ऑटोमेटिकली निकाल सकता है जब मशीन लर्निंग हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा होगा, लेकिन आप चाहें तो आप दे भी सकते हैं। मैं अब क्या करूंगा, अब मैं अपने इसकी प्रिडिक्शन को स्टार्ट करता हूं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए सिंपली मैं फ्रॉम scikit-learn SELERN डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है जी। और अब मैं मॉडल बना रहा हूँ अपना, जो मैंने पिछली बार रैक के नाम का बनाया था, मैं यहाँ पर इसके नाम का बना देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आ गया। अब हमारे पास जिस तरह मैं डिफरेंट चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें बताए। एक्स और वाई का मैंने बताया था कि हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर जिस पे ट्रेनिंग होनी होती है, जैसे ये है और ये हैं, इनको हम फीचर्स भी कहते हैं, इनको हम अब एक्स भी कहते हैं, और जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं उसको वाई करते हैं। तो एक्स और वाई आपने याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे। मैं अब इस डाटा फ्रेम में से एक्स को अलग करने लगा हूँ ताकि मेरे पास तो एक्स डॉट है, तो मैं एक्स को अलग कैसे कर सकता हूँ, मैं प्राइस को उड़ा देता हूँ तो मेरे पास खाली एक्स बच जाएंगे। तो मैं कहता हूँ एक्स, और एक्स को हम कैपिटल लिखते हैं और वाई को स्मॉल लिखते हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है, आप चाहें तो दोनों स्मॉल, तो मैं जहां पर एक्स है उसको मैं कैपिटल एक्स से यूज करूंगा और वाई को स्मॉल वाई से। भी मैं कहता हूं आप प्राइस को तो ड्रॉप कर दो। ओहो, एक मिनट, इसके आगे हमें ड्रॉप से पहले एक्सिस बताना है कि कॉलम वाइज वो ट्राई करे इसको ड्रॉप करने की। मेरे पास अगर एक्स देखा जाए तो ये बच जाता है। वाई के लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल वाई यूज करता हूं, वाई इज इक्वल टू फाइनल डॉट प्राइस। ये मेरे पास वाई आ गया। मैंने एक्स और वाई को अपने को अलग कर लिया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मॉडल बन गया था ऊपर, मॉडल डॉट फिट, ट्रेनिंग करनी है एक्स कोमा वाई। ये आसान है देना यहां पर। तो एक्स वाई पहले अलग कर लेंगे, आपको इजी होगा यहां पर डाटा को ट्रांसफॉर्म करना। अगर नहीं करेंगे तो फिर यहां पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कितने कॉलम देंगे, अगर आपके पास कॉलम बहुत ज़्यादा होंगे तो ये यहां पर प्रॉब्लम करेगा। मॉडल मेरा ट्रेन हो चुका है। नाउ मैं अब इसको प्रिडिक्ट करके देखता हूं अपने लिहाज से। तो मॉडल डॉट सर जब मल्टीपल एक्स हमारे पास हैं तो सिर्फ उसमें से हमने प्राइस को अलग किया।
किस क्या क्या अलग किया? सर जब हमारे पास मल्टीपल एक्स हैं, मल्टी वेरिएंट वेरिएबल्स हैं, तो उसमें से हमने सिर्फ उसको अलग क्यों कर दिया प्राइस को? हम उसके साथ ही क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहां पर देखें कोमे के साथ आपने देना है, यहां पर एक्स आपने अलग देने हैं, एक्स आपने इकट्ठे देने हैं सारे, और फिर एक आपने कोमा लगाना है, क्योंकि फिट का जो मेथड है 2 पैरामीटर लेता है, एक्स और वाई। सो अगर मेरे पास मल्टीपल एक्स होते तो मैं इसको, अगर मेरे पास डाटा फ्रेम में होते मैं अलग ना करता तो मुझे यहां पर इस तरह की एक लिस्ट देनी पड़ती, यूं करके डी एफ, जिसके अंदर मैं बताता कि कौन कौन से कॉलम हैं, ये वाले सारे। तो अगर मेरे पास यहां पर 50 कॉलम होते तो मुझे ये पूरे फिट के मेथड के अंदर ही 50 कॉलम देने पड़ते, इस तरह करके मुझे देने पड़ेंगे। इसको मैं बंद करूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा, अगला आएगा, फिर मैं अगला दूंगा। सो इस तरह कॉलम मुझे ये सारे देने पड़ते। तो बहुत ज़्यादा कॉलम होंगे तो वो मैनेज करना मुश्किल होते हैं। तो हम पहले ही अपने कॉलम को अलग करके देख लेते हैं भी एक्स हमारा ठीक बन गया तो हम इधर डायरेक्ट एक्स और वाई देते हैं, ताकि फिट का मेथड हमें ज़रा बिल्कुल स्मॉल सा हो और इसके अंदर एरर पकड़ना हमें मुश्किल ना हो। ओके। मतलब सर एक एक्स का जो वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने सारे एक्स वेरिएबल रख दिए, जी और जी जी, प्राइस का जो कॉलम था उसको हमने, मतलब जो वाई था उसको हमने अलग कर दिया। उसको अलग कर दिया। ओके। ठीक है जी, अब हम प्रिडिक्ट पे आते हैं यहाँ पे। अब प्रिडिक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर अब ज़ाहिर बात है 2800 दे देते हैं, 0 दे देते हैं और 1 दे देते हैं, क्योंकि जो हमने 2 डमीज़ बनाई थी। ये हमारे पास एक उसने वैल्यू निकाल दी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आता है। आप डिफरेंट इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हम जब नेक्स्ट क्लासेस में ना इसकी कुछ एरर के ऊपर जाएंगे, देखें अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये मॉडल निकल तो गया पर कितना अच्छा ट्रेन हुआ, इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, ताकि वो हमें पता होगी तो हम ज़ाहिर बात है उसके ऊपर उसको दोबारा फाइन ट्यून करेंगे। अभी इस टाइम के लिए से आप ये देख रहे हैं, मॉडल डॉट स्कोर से ना इसका एक स्कोर निकाल सकते हैं। इस स्कोर को हम बाद में देखेंगे, स्कोर के लिए कैसे निकालते हैं। इसमें एक्स और वाई दूं तो ये उस ट्रेन का स्कोर निकालता है। तो ये मुझे बताता है कि 95.9% इसकी एक्यूरेसी है, लेकिन इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए कि जी हमारा जो मॉडल है वो कैसे इन चीज़ों को यूज़ करता है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास यहीं पर ये ऑर्डिनल डाटा होता जहां पर रैंक होता, तो उसके लिए हम जो आपको लेबल इनकोडर बताया वो कैसे यूज़ करते, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, ये प्री प्रोसेसिंग की पूरी लाइब्रेरी है scikit-learn की। इंपोर्ट लेबल बाइनराइजर भी है, लेकिन हम फिलहाल लेबल इनकोडर यूज कर रहे हैं। लेबल इनकोडर के लिए मैं यहां पर बताता हूं, डाटा फ्रेम बनाते हैं DFLE, लेबल इनकोडर बराबर है DF के। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक डाटा फ्रेम की कॉपी इसके अंदर रख ली ताकि मेरा ओरिजिनल डाटा फ्रेम ना खराब हो। ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा फ्रेम की मैंने यहां पर कॉपी अपने पास रख ली। नाउ इसके टाउन पे लगाना है डॉट टाउन। एक मिनट, इससे पहले मुझे लेबल इनकोडर को इनिशियलाइज करवाना था, जो कि मैं भूल गया हूं, वो मैं इस सेल के नीचे करवाता हूं। जैसे हम लीनियर रिग्रेशन को कॉल करते हैं, LE इज इक्वल टू लेबल इनकोडर। ठीक है, ये अब हो गया इनिशियलाइज, LE के अंदर आ गया। DFLE मैंने एक कॉपी बना ली डाटा फ्रेम की। नाउ DFLE डॉट टाउन बराबर है LE डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म का मेथड है जो ऑटोमेटिकली हमारे इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये मैंने टाउन के अंदर कर दिया, DFLE को मैं दोबारा प्रिंट कराता हूं। देखें इसने ऑटोमेटिकली वैल्यूज असाइन कर दी 0 2 1 डाटा को देख के। अब ये एक्स, आप ये दोनों, मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल देखा जाए तो इसमें भी कोई, अब हमारे पास कैटेगरी स्ट्रिंग में नहीं रही, ये भी न्यूमेरिकल में आ गई। अगर ऐसा कोई डाटा आपके पास हो तो आप उसको लेबल इनकोडर से भी कर सकते हैं और उसको इस डिफरेंट तरीकों से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अब आपने सिर्फ गौर करना है कि आपके पास ऑर्डिनल डाटा है या आपके पास नॉमिनल डाटा है। अगर तो ये ऑर्डिनल या नॉमिनल डाटा है तो इसको आप इस तरह परफॉर्म करके इसके ऊपर कर सकते हैं। मैं अगर इसके ऊपर अब दोबारा प्रेडिक्शन लगाऊं, टाउन, मैं वही काम करता हूं, मैं यहां से अपना एक्स को दोबारा बना लेते हैं। एक्स के अंदर अब खाली हमें प्राइस नहीं चाहिए, तो हमें खाली प्राइस को ड्रॉप करना है।
सो मैं वही कोड उठाता हूँ ताकि हमारे पास x दोबारा तैयार हो जाए। x आ गया। इसी तरह मैं अपने y को भी करता हूँ, y आ गया। मैं ऊपर से कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले उसमें हम और कोई चीज़ नहीं कर रहे। सो मैं मॉडल दोबारा फिट करता हूँ x और y से, देन अब मैं अगेन प्रिडिक्ट करता हूँ। लेकिन अब प्रिडिक्ट के अंदर मैं 0 1 नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास x के अंदर क्या है ये देखें पहले आप। ओ हो x हमारे पास, ओके इसको मैं x1 और y1 कर देता हूँ क्योंकि वो पुराना x हमारे पास। एक गलती मैंने की कि यहाँ पर क्या x को पिछले डाटा फ्रेम से ड्रॉप कर रहा था, एक्चुअल में तो हमारे पास x यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है नया डाटा फ्रेम जो हमने लेबल इनकोडर वाला बनाया है। सो अब देखा जाए मेरे पास 0 और एरिया है। सो अब मैं जब प्रिडिक्ट करूंगा तो मैंने खाली इसको 0 और मतलब टाउन और एरिया ही बताना है तो ये उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर देगा। सो अब मुझे टाउन की एक वैल्यू चाहिए और एक एरिया की चाहिए। तो टाउन की वैल्यू मैं दे देता हूँ 2 जो कि ऑर्डिनल होगी 0 2 1 2, और इसके बाद मैं इसको यहाँ दे देता हूँ 4200। सो ये मुझे उसके लिहाज से इसकी प्राइस बता रहा है। सो ये जो भी हमारे पास जो भी प्राइस है ये लेबल इनकोडर के थ्रू आई है। सो अगर मैं इन दोनों का भी स्कोर देख लूँ क्योंकि डाटा बहुत छोटा है, मैं स्कोर के अंदर में भी शायद इतना फ़र्क ना पता चले। इसका था 9573, सो ये 9552 है। सो अगर हम इस डाटा के ऊपर लेबल इनकोडर लगाते हैं तो आई थिंक एक्यूरेसी थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है, वो 9537 थी 9552 है। सो ये हम आगे जाके जब इसकी एरर कैलकुलेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि इन चीज़ों की हम एक्यूरेसी को कैसे देख सकते हैं तो हम इसके ऊपर फिर और चीज़ें परफॉर्म करेंगे। सो इस तरह ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। आपको मैंने पीछे जो वो जो कौन सा आपको भी मैंने इससे पिछले करवाया था जहां पर आपको मैंने एक छोटी सी असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट तो नहीं टास्क दी है, जिसके अंदर आप करेंगे क्या कि वर्ड टू नंबरों को कन्वर्ट करके काम करेंगे। अब वो एग्जांपल को आप इधर भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको 1 2 3 बताया उस पर लेबल इनकोडर लगाएंगे तो आपका डाटा और खराब हो जाएगा, तो वो टेक्स्ट टू वर्ड से करनी है। लेकिन इसके लिए आपको मैं ये कार प्राइसिस का ये मैं रख दूंगा। अब आपने इसके ऊपर ये लीनियर रिग्रेशन लगाएं या जो मर्जी करें। अब आपने ये जरा डाटा को खुद एनालाइज करना है कि हमारे पास जितने भी कार के मॉडल्स पड़े हुए हैं, सो ये अब आपने मतलब इसके अंदर प्रिडिक्ट करना है कि अगर तो इसकी ये सेल प्राइस है, ठीक है, ये आपका वाई है, इसको आपने प्रिडिक्ट करना है। लेकिन करना क्या है इसके अंदर, वो बता रहा है कि अगर कार की एज 6 ईयर्स हो, माइलेज उसका इतना हो, कार का मॉडल ये हो, तो वो कहते हैं जी ये सेल प्राइस $18,000 की है। सो अब आपने इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर दो केसेस आपको बताऊं, सो अगर तो कार की एज देखें इसके अंदर एक 4 है, मैं कहता हूं अगर कार की एज 4 हो और उसका माइलेज 45 था ना, तो अब मैं कहता हूं 45,000 हो। सो एक तो इसकी सेल प्राइस आप बताएं, ये कोई टेस्ट केस बना लें। इसी तरह मैं कहता हूं अगर कार की एज 7 है और अगर 86,000 उसकी माइलेज है तो उसकी प्राइस बताएं। दो काम आपने इसमें कर लिए। देन आपने यहां से थर्ड काम में सेल प्राइस उड़ानी है और नया डाटा जनरेट करना है, डाटा की नई जनरेशन करनी है। देन आपने इस एक्सेल के अंदर जिसमें वाई नहीं है उस एक्सेल के थ्रू पूरी एक्सेल को प्रिडिक्ट करना है और उस प्रिडिक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस डाटा फ्रेम को मर्ज करके इसके साथ लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरे पास आ गई है, सो मैं यहां से ये उड़ा देता हूं और मैं यहां पर रेंडमली डाटा प्लॉट करने लगूंगा कि ये लें जी। अब इसमें जो माइनस में गया है ना, इसको आप फार्मूला लगा के यहां पर एक्सेल में इसको प्लस कर लें। सो ये आपको ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। बल्कि इस माइनस को भी मैं डील कर देता हूं आपको। 69 है ना, इसको अगर मैं यहां पर 72 कर दूं माइलेज को तो ये मेरा प्लस नहीं लाएगा। इसी तरह मैं यहाँ 3 को 6 कर दूं, ये मेरे पास है।
ठीक है जी। सो अब आपके पास यहां पर प्राइसेस नहीं है, लेकिन आपके पास माइलेज भी है कार की और एज भी है। सो इस तरह आपने ये करना है। लेकिन इसमें एक मसला है, आप कार का मॉडल कैसे देंगे, वो तो इंग्लिश के अंदर है। तो ये बात मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको सोचें कि एक्सेल के अंदर ही अगर आपने इसका डाटा जनरेट करना हो तो आप कोई फार्मूला लगा के इसको लेबल इनकोडर कैसे बना सकते हैं, नहीं तो आप उस तरह कर सकते हैं। जिससे यहां तक ना हो वो पुराने डाटा के ऊपर सिंपली यही परफॉर्म कर ले तो भी बेटर है। सो ये दोनों एक्सेल फाइलें मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और इसके अलावा आप कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, करें। इसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने ट्रेनिंग और टेस्ट सेट के ऊपर। सो अभी तो हम सिंपल एक ट्रेन सेट बनाते हैं। जो इस सेट वाला मैंने आपको तरीका बताया, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सो ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे जाएंगे, वैलिडेशन सेट्स को अलग करेंगे और देखेंगे कि जो डाटा है उस डाटा के अंदर हम डिफरेंट सेट्स किस तरह बनाते हैं अपने मॉडल की को चेक करने के लिए। देखें यहाँ पर अभी कोई फेयर चेकिंग नहीं हो रही, मैं जो ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूँ फिट, उसी पे मैं चेकिंग कर लेता हूँ खुद ही रैंडमली। लेकिन मैं ये काम भी सेकंड लर्न को दूंगा कि इस डाटा को ऐसा शफल करे ताकि ये एक्यूरेसी मेरी नीचे आए, ताकि मुझे पता चले कि जब अनसीन डाटा आएगा, जब डाटा बिल्कुल हमारा मॉडल डिप्लॉय हो जाएगा, जब कोई रैंडमली बंदा आके अपने माइंड से कोई वैल्यू डालेगा तो क्या होगा। इसके बाद फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाएंगे, फिर कुछ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का देखेंगे। देन हमारे पास डिसीजन ट्रीज हैं, सो डिसीजन ट्रीज का देखेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ये सारे एल्गोरिथम्स के नाम है। सो मैं इनकी इंट्यूशन में नहीं जा रहा कि अगर इंट्यूशन में गया तो फिर तो एक एक महीना एक एक एल्गोरिथम पे भी या 15-15 दिन भी लग सकते हैं आपको समझाना, फिर उसकी पाइथन में इंप्लीमेंटेशन करना। समझाने में एक दिन भी लगता है, लेकिन ये कि उसकी इंट्यूशन बताना। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वैलिडेशंस पे आएंगे, फिर हम के मीन एल्गोरिथम्स हैं, बेजियन है, देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, के नियरेस्ट नेबर्स हैं, फिर हमारे पास पीसीएज आ जाते हैं, फिर कुछ इंसम्बल लर्निंग करेंगे, देन फिर हम इसके प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। सो ये अब हमारे पास एंड में कुछ चीज़ें हैं तो जिसको हम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो मैं अभी ये आपकी दोनों की वीडियो को सेट करके कल वाली और अभी वो अपलोड कर देता हूँ, तो आपके पास रात तक या सुबह तक उसका लिंक भी आ जाएगा। मुझे रिपीट करवा देंगे ये लेबल इनकोडिंग से, थोड़ा सा रिपीट करवा देंगे वहाँ से। क्या रिपीट करना है? लेबल इनकोडर, हाँ वहाँ से ये देखिए ना, लेबल इनकोडर क्या है। लेबल इनकोडर आप यहाँ से समझे, आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये अब हमारे पास या तो नॉमिनल डाटा होगा या ऑर्डिनल डाटा होगा। तो इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा तो ये नॉमिनल डाटा है। लेबल इनकोडर कब लगेगा? जब आपके पास ऑर्डिनल डाटा होगा। मैं इसको डाटा को ऑर्डिनल कर ही देता हूं ताकि यह कि आपको और इजी हो जाए। ये समझ आ गया था मुझे, बेसिकली वो समझना था जो कोड वगैरह लिखा था ना ओके ओके। सो अब ये मैं इसके अंदर अगर देखा जाए, मैं यहां से रन करता हूं इसको, इसके बाद मैं लेबल इनकोडर को रन करता हूं और इसको रन करता हूं, और इसके बाद मैं यहां पर इसको प्रिंट कर लेता हूं। ओहो, डीएफ मेरा रिप्लेस हो गया। एक मिनट, मुझे डीएफ लोड करने दें दोबारा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये अगर आप कंसीडर करेंगे हमारे पास ऑर्डिनल डाटा है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस टाउन के डाटा को ऊपर 0, 1, 2 या कोई भी एक हमने नंबर देना है। तो आपने क्या किया, लेबल इनकोडर के लिए ये लाइब्रेरी है, फिर क्लास बनाई उसकी, इसके बाद नीचे आगे मैंने बताया जो डाटा फ्रेम है df डॉट टाउन, इसकी जगह क्या इक्वल टू कर दो, मतलब इसको रिप्लेस कर दो le क्या है, le के अंदर लेबल इनकोडर पड़ा हुआ है। डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, कौन से कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है, इसी टाउन के कॉलम को। सो ये जो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपका लेबल इनकोडर रेडी हो जाएगा। सो इसको आप फिर आगे अपने लिहाज से यूज कर सकते हैं।